सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपनी रहेगी हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास। कल अपने पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा के विभिन्न रूप, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा की विशेषताएं। आज हम तीसरी क्लास में पढ़ेंगे भाषा अर्जन के विभिन्न चरण। बच्चा भाषा अर्जन कैसे करता है, भाषा अर्जन कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है, उन सभी के बारे में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप उससे पढ़ सको और अपने नोट्स भी बना लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम जाए हुए। भाषा अर्जन के विभिन्न चरण। भाषा अर्जन के विभिन्न चरण, भाषा किन किन चरणों में अर्जन की जाती है। एक भाषा अधिगम होता है, भाषा अधिगम भी पढ़ा हमने, भाषा अर्जन भी पढ़ा। आज पढ़ेंगे भाषा अर्जन करने के विभिन्न चरण। बच्चा किन किन चरणों में भाषा को अर्जित करता है, अपने वातावरण से, अपने आसपास के समाज से, परिवार से। तो चलिए देखते हैं। भाषा पूर्व चरण, एक होता है भाषा पूर्व चरण, फिर आता है एक शब्दीय चरण, द्विशब्दीय चरण, बहुशब्दीय चरण, सरल वाक्य चरण, जटिल वाक्य चरण। इन चरणों में बच्चा भाषा को अर्जन करता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के एक एक चरण के बारे में। पहला है अपना भाषा पूर्व चरण। भाषा पूर्व चरण का समय होता है जन्म से 11-12 महीने तक, नहीं 10-11 महीने तक। जब बच्चा 10-11 महीने का, जन्म से 10-11 महीने तक का होता है, तब वो भाषा पूर्व चरण में होता है। कूकना, बलबलाना, सारी क्रियाएं, जैसे कूकना, बलबलाना, इस चरण में बच्चा कई तरह की, मतलब अपन उसकी गालें टच करते हैं तो वो हंसता है, बलबलाता है, कूकने लगता है, रोता है, तो कई तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देता है। उसे बोलते हैं भाषा पूर्व चरण। शिशु द्वारा विभिन्न आवाजें निकालना, कई आवाजें निकालने लग जाता है, जैसे रोना, खांसना, और खुश होता है तो हंसता है, दुखी होता है तो रोता है, तो कुछ समझने लग जाता है। उसे बोलते हैं भाषा पूर्व चरण। बाद में आता है एक शब्दीय चरण। 12 से 18 माह का बच्चा प्राय एक शब्द का उच्चारण करने लगता है। एक शब्द का मतलब पूरा शब्द नहीं, उसमें बच्चा बोलने लग जाता है। पापा को पा बोलने लग जाता है, मामा को माँ बोलने लग जाता है, पानी को पा बोलने लग जाता है। एक शब्द चरण। इस चरण में बच्चा 12 से 18 माह का होता है। इसमें बच्चा एक शब्द, पूरे शब्द में से कुछ एक हिस्से को, एक वर्ण को बोलने लग जाता है। जैसे मामा को माँ, जब भी उसे बोलते हैं कि बोल दादा, तो बोलता है दा, बोलते मामा तो बोलता है माँ। मामा तो नहीं बोल सकता, पर वो बोलता है माँ, बोलने की कोशिश करता है। फिर आता है अपना द्विभाषी चरण। 19 माह से 21-22 माह तक। जब बच्चा 19 माह का हो जाता है और 19 माह से 21-22 माह के बीच में बच्चा पूरे शब्द को बोलने लग जाता है, पूर्ण शब्द को बोलने लग जाता है। वो कुछ शब्द होते हैं जैसे मामा, दादा, पापा, पानी। जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी बोलने लग जाता है। दादा, उसे बोले कि बोल दादा, तो दादा बोलने लग जाता है। धीरे धीरे कुछ स्टेप बाय स्टेप भाषा का विकास होता चला जाता है। फिर आता है अपना बहुशब्दीय चरण। बहुशब्दीय चरण का टाइम पीरियड है 22 माह से 27-28 माह तक। इसे तार भाषा चरण भी कहते हैं, क्योंकि बालक कुछ शब्दों में ही पूरी बात कहने लग जाता है। तार भाषा चरण में शब्दों को मिला के एक तार बन जाता है। एक छोटा सा वाक्य, पूर्ण वाक्य तो नहीं बनता, पर छोटा लगभग एक वाक्य बन जाता है। उसे बोलते हैं बहुशब्दीय चरण। 22 से 27-28 माह के बीच में अपनी बात को, अपनी जरूरत, जैसे पानी की जरूरत है तो पानी, मामा पानी, पापा पानी, दादा, मतलब कुछ एक हद तक वो अपनी बात को कहने लग जाता है, अपनी जरूरतों को बताने लग जाता है। कि उसे सुसु आ रहा है तो सुसु करने के लिए बोल देगा, पानी की जरूरत है तो पानी को बोल देगा। तो होता है बहुशब्दीय चरण। फिर आता है सरल वाक्य चरण। 3 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक छोटे छोटे सरल वाक्यों में अपनी बात कहने लग जाता है। छोटे छोटे वाक्यों में, संपूर्ण वाक्य नहीं बोल पाता, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी जरूरतों को बताने लग जाता है। किसी चीज की जरूरत है उसके बारे में बताने लग जाएगा। अगर खेलना है तो उसके बारे में बताने लग जाएगा, सोना है, नींद आ रही है, भूख लगी हुई है,
सब कुछ बताने लग जाता है। फिर आता है जटिल वाक्य चरण। 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक की जटिल वाक्य बालक की जटिल वाक्य बोलने की क्षमता हो जाती है। 3 वर्ष से 5 वर्ष, जैसे बच्चा 3 वर्ष का होता है तो लगभग बोलने लग जाता है, अपनी भाषा को दूसरे के सामने व्यक्त करने लग जाता है, अपनी भावना को, अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं कुछ हद तक उनको अभिव्यक्त करने लग जाता है। वो होता है जटिल वाक्य चरण। जटिल वाक्य चरण होता है 3 से 5 वर्ष के बीच। भाषा दक्षता, भाषा कौशल, भाषा दक्षता का मतलब है भाषा में निपुणता, भाषा का ज्ञान बढ़ाना। भाषा का ज्ञान कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन कौशलों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो वो कौशल है, एक तो सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलने की कोशिश करेगा, फिर पढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वो लिखने की कोशिश करेगा, तो उसमें भाषा दक्षता आ जाएगी। अगर अपन इसको शॉर्ट में देखना चाहें तो होता है अपना, याद रखने के लिए आप याद रखते हो, सुबो वाली। 1 नंबर सुनना, 2 नंबर बोलना, 3 नंबर पढ़ना और 4 नंबर लिखना। सुबोपाली। L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W राइटिंग। LSRW आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। अगर पूछा जाए कि भाषा कौशल क्रम बताइए, भाषा कौशल क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ये तो बच्चा मातृभाषा सीखेगा तो इन्हीं क्रम में सीखेगा, ठीक है, और कुछ भाषा सीखेगा तो इसी क्रम में। अगर द्वितीय भाषा कौशल क्रम पूछा जाए ना, उसमें चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 1 नंबर तो होगा सुनना, 2 नंबर होगा पढ़ना, 3 नंबर होगा लिखना और 4 नंबर होगा 3 नंबर होगा बोलना, 4 नंबर होगा लिखना, ठीक है। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सीधा पूछा जाए भाषा, प्रथम भाषा कौशल क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। द्वितीय भाषा कौशल क्रम पूछा जाए तो सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। द्वितीय भाषा कौशल क्रम ही होगा। और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ही भाषा सीखी जा सकती है। हाँ, ये भाषा सीखने का सही क्रम यही है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ही सीखी जा सकती है। सुनना, बोलना, पहले बच्चा सुन सकता है, फिर वो पढ़ना लग जा सकता है, फिर वो बोलने लगेगा, लिख भी सकता है। सुनने के बाद वो बोलने लग सकता है, लिखने लग सकता है, पढ़ने लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इसी ये ही क्रम होगा। हाँ, ये क्रम सही है, इसी क्रम में सीखी जा सकती है और सीखी भी जाती है, मगर ये कहना गलत है कि सिर्फ इसी ही क्रम में सीखी जाएगी। जैसे मारिया मोंटेसरी है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार मैडम मारिया मोंटेसरी के भाषा कौशल क्रम तो होता है सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल क्रम तो ये पर मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या हो जाएगा, 1 नंबर होगा सुनना, 2 नंबर होगा बोलना, 3 नंबर होगा लिखना और 4 नंबर होगा पढ़ना। मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार पहला होगा सुनना, दूसरा होगा बोलना, पहला सुनना होगा, दूसरा होगा बोलना, तीसरा होगा लिखना और चौथा होगा पढ़ना। जरूरी नहीं है भाषा कौशल क्रम इसी क्रम में ही सीखे जाएं, इसी क्रम में भी सीखे जा सकते हैं,
ठीक है। मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल क्रम ये है, सामान्यतः भाषा कौशल क्रम ये होता है। मेरे मैडम मारिया मोंटेसरी कहते हैं कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखना सीखेगा और बाद में पढ़ना सीखेगा लिखने के बाद लास्ट में। और इसमें लास्ट में है लिखना, इसमें 3 नंबर पे आ जाता है लिखना। तो चलिए अब चलते हैं आगे। श्रवण, अब अपने पढ़ा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों भाषा के कौशल है। अब पढ़ते हैं एक एक कौशल के बारे में। पहले आता है अपना श्रवण कौशल। श्रवण कौशल है किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो और सुनकर मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ पा रहे हो, उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हो, वो है आपका श्रवण कौशल। श्रवण कौशल सुनने में दक्षता, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना, वो होता है श्रवण कौशल। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ होता है सुनकर भाव ग्रहण करना। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, अगर आपको बोली हुई बात समझ नहीं आ रही, आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, आपका उसका अर्थ नहीं जान पा रहे, तो श्रवण कौशल अच्छे से आपका विकसित नहीं होगा। फिर आता है श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल मतलब सुनना, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना। कि बच्चा सुनकर किसी, मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई भी अध्यापक कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सके। फिर आता है प्रसंगों के अनुकूल अर्थ व भाव समझना। प्रसंग मतलब जिस भाव में बोल रहा हूं, प्यार से बोल रहा है तो प्यार की भाषा से समझना, गुस्से में बोल रहा है तो गुस्सा को समझना, उसके अनुकूल समझना, वो होता है प्रसंग के अनुकूल अर्थ व भाव को समझना। वक्ता के मनोभाव को समझने की निपुणता। वक्ता के मनोभाव, अगर कुछ कोई आपको ललकार रहा है और आप खुश हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे कि वो हमें ललकार रहा है या हम समझा रहा है या प्यार से बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, तो वक्ता के मनोभाव को समझने की निपुणता, उसके मनोभाव वो क्या बोलना चाहता है, किस वे में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो सारा होता है वक्ता के मनोभाव को समझने की निपुणता। उच्चारण को सुनकर शब्द उच्चारण करना। उच्चारण को सुनकर, जब बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले टीचर बोलता है, फिर वो पीछे से उनका अनुकरण करके उनका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण को सुनकर अच्छे से उच्चारण को समझना कि ये शब्द किस तरीके से बोला जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब हकलाते हैं बोलने में, तोतले बोलते हैं, तो वो बोलते हैं टमाटर को टमाटर बोलना। जैसा सुनेगा बच्चा वैसा ही बोलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, श्रवण कौशल के प्रमुख साधन। श्रवण कौशल कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन माध्यम से बढ़ाया सकता है, किन किन माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे बच्चा सुनता है और किन किन चीजों से सुनता है, तो देखते हैं। परिवार के सदस्य, बच्चा परिवार में होता है तो परिवार के सदस्य जो कुछ बोलते हैं, जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर किसी परिवार में गाली दी जा रही है तो बच्चा उन शब्दों को सुनकर वो गाली ही देने लग जाता है, क्योंकि वो सुन रहा है, उसका श्रवण कौशल है और उस सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है, फिर वो अर्थ ग्रहण करके अपने आप में उसका प्रैक्टिकली करके देख रहा है। तो होता है परिवार के सदस्यों से सुनना। ध्वनि विस्तार के अंतर, जो गाड़ियों पे, बड़े बड़े मंदिरों पे, मस्जिदों पे, गुरुद्वारों पे जो लगा होता है, ध्वनि विस्तार के अंतर मतलब वो जो बड़ा सा अनाउंसमेंट वाला स्पीकर सा होता है, वो होता है ध्वनि विस्तार के अंतर, उसके माध्यम से भी सुन सकते हैं। गुरुमुख, अध्यापक के मुख से सुनना। फिर होता है आकाशवाणी, अपन टीवी चैनल देखते हैं, आकाशवाणी चैनल आता है जिसपे अलग अलग तरह के समाचार, उनसे भी बच्चा सुनता है। मोबाइल, अपन मोबाइल पे बात करते हैं, कॉल पे मैसेज, कॉल पे करते हैं तो अपन सुनकर अगले की बात समझते हैं कि ये बोल रहा है, ये काम बता रहा है, अपन अगले को बताते हैं, वो अपनी बात को सुनकर समझ रहा है कि अपने को ये बोल रहा है। दूरदर्शन टीवी चैनल, दूरदर्शन रेडियो जो भी, उससे भी बच्चा सुनता है। फिर आता है श्रवण कौशल की विधियां। इस श्रवण कौशल किन किन विधियों से विकसित किया जाता है? प्रश्नोत्तर विधि, बच्चे को प्रश्न पूछकर कि वो सही से समझा, उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है, किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अगर हमने पूछा किसी शहर के बारे में, किसी स्कूल के बारे में या किसी जगह के बारे में, किसी राजा के बारे में, वो बता कुछ और रहा है, इसका मतलब है उसने प्रश्न को सही से समझा नहीं, उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया, तो उसका श्रवण कौशल विकसित नहीं होगा। नहीं हुआ, होगा नहीं हुआ, अभ्यास करने से होगा जरूर मगर हुआ नहीं। अच्छे से प्रश्न को नहीं समझ पाना। कई बार होता है एक बच्चे को प्रश्न 10 बार, 15 बार, 20 बार बताना पड़ता है, तब उसको जाके समझ में आता है कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि उसको समझ नहीं आता। फिर आता है कहानी विधि, बच्चे को कहानी बताकर फिर उससे वापस पूछते हैं कि बताओ इसमें कोई भी स्टोरी होती है, पूछते हैं कि ये कौन था, इसने क्या किया। उसके माध्यम से, कहानी विधि के माध्यम से सर उनको श्रुति लेख, अध्यापक बोल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, उनकी नोटबुक चेक करना, श्रुति लेख।
बोलकर जो सुनकर जो बच्चे लिखते हैं उसे बोलते हैं श्रुति लेख। भाषण विधि, भाषण के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करके उनसे पूछा जाए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वो होता है भाषण विधि। वाद विवाद विधि, ग्रुप स्टडी होती है, एक पर्सन है उसके बारे में 5-4 बच्चे जब लग के बैठ के एक जगह किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वो होती है वाद विवाद विधि। दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे टीवी हो गया, टीवी सुनकर भी बच्चा बोलने सुनने लगता है, डायलॉग्स, फिल्म जो भी टीवी में आता है वो। उच्चारण विधि, अध्यापक बोल रहा है, पीछे पीछे बच्चे उसका उच्चारण कर रहे हैं तो भी बच्चा सुनने की क्षमता बढ़ रही है उसकी, वो समझ रहा है कि ये शब्द ऐसे बोलना है, इस पे जोर देना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे थोड़ा धीरे बोलना है, इस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, और यहाँ से कंटिन्यू रहना है, फुल स्टॉप आ गया तो वहां पे रुकना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। भाषण, पहले पढ़ा अपने श्रवण कौशल, अब पढ़ेंगे भाषण कौशल। सुनना 2 नंबर आ गया अपना, बोलना पहला था, सुनना, अब पढ़ेंगे बोलना। बोलने को भाषण कौशल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके माध्यम से वक्ता अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त कर सकता है। मैं बोलकर आपके सामने मेरी बातों को व्यक्त कर रहा हूं तो वो मेरा बोलना कौशल है, मतलब भाषण कौशल है। अच्छे से बोलने की तमीज, लहजा जो भी होता है वो भाषण कौशल में आता है। अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाने का ही, दूसरों तक पहचानने की अभिव्यक्ति या क्षमता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जो आप सुन पा रहे हो वो एक भाषा के माध्यम से या मेरी भाषण के माध्यम से संपन्न हो पा रहा है, तो वो होता है अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाने की अभिव्यक्ति या जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं भाषण कौशल। अब भाषण कौशल के बारे में और देखते हैं। भाषण कौशल की विशेषताएं, भाषण कौशल की विशेषता क्या होती है कि बोलना कैसा होना चाहिए, शुद्ध, स्पष्ट, तो स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक का मतलब है उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जैसा अगले को बोल रहे हैं वो उसका भाव, उसका अर्थ वैसा ही समझे। ऐसा नहीं हो कि आप बोल कुछ, मन में बोलना उसको कुछ और है, मतलब बोलते हैं ना टोंट मारना, कटाक्ष करना, वो नहीं होना चाहिए। बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता मतलब आप जो बोल रहे हो अगला अच्छे से उस बात को समझ पाए, बोलने की स्पष्टता होनी, बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों का उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है उच्चारण बोल कुछ रहे हो। अध्यापक होता है जब वो बच्चों को अनुकरण विधि से सिखाता है, उच्चारण विधि से सिखाता है, जब वो शुद्ध बोलेगा तभी बच्चा उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो बोलने में शुद्धता भी होनी, सुबोधता, श्रोता का मानसिक स्तर ध्यान में रखते हुए। सुबोधता का अर्थ है कि कोई बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर उसे हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में उसे कुछ समझाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर उसे ज्यादातर प्योर हिंदी में पढ़ाएंगे तो उसको हिंदी समझ में नहीं आएगी। अगर कोई यूएसए का बच्चा है या यूएसए का अगर बच्चा हो, नागरिक हो, कोई भी हो, उसको अपन हिंदी में बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। अगर अपने वालों को इंग्लिश में बताएंगे तो उनको वो समझ में नहीं आएगी। वक्ता, श्रोता मतलब जो आपको सुन रहा है, उनको कौन सी भाषा समझ में आ रही है, किन भाषाओं से वो निपुण है, किन भाषा का अर्थ ग्रहण कर सकता है, उसी भाषा में उसे बताया जाए। वो होता है सुबोधता, मधुरता। प्यार से बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करके धीरे धीरे, ताकि अगला अच्छे से सुन सके। आपकी बोलने की स्पीड इतनी ज्यादा भी ना हो कि अगला के ऊपर से जा रहा हो, इतनी धीरे भी ना हो कि अगला उससे बोर हो रहा हो। फिर होता है शिष्टता, नैतिक शब्दों का प्रयोग। नैतिक शब्दों का प्रयोग मतलब अच्छे शब्द होने चाहिए, अशुद्ध शब्द नहीं होने चाहिए, और साफ सुथरे, अच्छे से, जो अपने समाज में गलत ना माने जाए ऐसे शब्द होने चाहिए। वो होती है शिष्टता। भावानुकूलता, वक्ता के भावों को समझना। भावानुकूलता है, अगर कोई प्यार से बोल रहा है तो उसकी बात को समझना, क्यों बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, वो होता है भावानुकूलता। भाव के अनुकूल, अगर कोई ललकार रहा है तो उसके ललकार रहा है या प्यार से समझा रहा है तो समझना। ललकार रहा है तो ये समझना है कि यहाँ गुस्से में है तो बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है तो यहाँ प्यार से समझा रहा है, तो वो होता है भावानुकूल। अब अपन पढ़ते हैं, एक मिनट, अब अपन पढ़ते हैं बोलना। सुनना हो गया, बोलना दूसरा था अपना मौखिक भाषण कौशल की विधियां। किन किन विधियों से अपन बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं? वो था देखो और कहो विधि। बच्चे के सामने कोई चीज रख दी, जैसे मोबाइल दिखा दिया, मोबाइल दिखा के उससे पूछते हैं कि बताइए ये क्या है, इसके बारे में 2 लाइन कहें, 5 लाइन कहें, तो बच्चा क्या है उसके बारे में उसकी विशेषताएं बताएगा, तो वो बोलेगा। तो वो होता है देखो और कहो विधि।
कोई एक चित्र दिखा दिया और बोल दिया कि इस चित्र के बारे में 5 लाइनें लिखो, नहीं 5 लाइनें बोलो या कुछ भी शब्द कहो, उसके वर्णन करो, वो होता है देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध मतलब ये कौशल है, कौशल शब्द है, इसको देखकर उसका अर्थ समझना और उसको अच्छे से पढ़ पाना और बोल पाना, वो होता है अक्षर बोध विधि। कहानी विधि, कहानी के माध्यम से भी बच्चा बोलना सीख सकता है। उसे बच्चे से कहानी सुनकर या उसको सुनाकर अपन मौखिक कौशल की बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर होता है सामूहिक वाचन विधि। सामूहिक वाचन कक्षा में अगर अध्यापक किसी एक बच्चे को खड़ा करके उसे पढ़ा रहा है तो मतलब वो सभी के सामने अपनी बात व्यक्त करने की उसमें क्षमता लाना चाहता है। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको एक को बार में खड़ा करके टीचर पढ़ाता है कि अब तू पढ़, अब तू पढ़, अब आप पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे। तो 5-5, 10-10 लाइनें जैसे जैसे पैराग्राफ की पढ़वाता है, वैसे नहीं कि आपको पढ़ना सिखा रहा है, इसलिए पढ़ा रहा है, पढ़ना भी सिखा रहा है, प्लस में आप अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर सको, आपकी हिचकिचाहट दूर हो सके, आप में कॉन्फिडेंस आ सके किसी के सामने बोलने का, वो होता है सामूहिक वाचन विधि। अनुकरण विधि, अध्यापक बोल रहा है, उसके पीछे बच्चा उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, कैसे बोलना है, किस वे में बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे फुल स्टॉप करना है, कहाँ पे कंटिन्यू रहना है, किस शब्द पे जोर देना है, किस पद को धीरे से बोलना है, वो सब आता है अनुकरण विधि में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, बोलना। भाषण कौशल के उद्देश्य है कि बोलना क्यों जरूरी है, उसके उद्देश्य क्या है और किन क्या क्या उसकी महत्व है। वो है विद्यार्थी शुद्ध व स्पष्ट वाणी में वार्तालाप करने की क्षमता अर्जित कर सके। अगर किसी बच्चे में अच्छे से बोलने की कॉन्फिडेंस है, उसका आत्मविश्वास है, तो वो अपनी बात को हर किसी के सामने, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा एक घर के सदस्य, उसमें 3-4 सदस्य है, बस वो उसी परिवार में रहा है, बाहर गया ही नहीं, नए लोगों से नहीं मिला, नए दोस्त नहीं बनाए, तो सिर्फ उनके सामने ही बोल सकता है। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है तो किसी के सामने अपनी बात नहीं व्यक्त कर पाता कि क्या अब क्या बोलना है, बाहर जाके क्या बोलना है, तो वो सिर्फ उसी वातावरण में रह के उतना ही सीख पाता है जितना उस वातावरण में सिखाया जाता है, उस वातावरण के अनुकूल होता है जहाँ पे उसने जन्म लिया है, जिस परिवार में रहता है। तो जैसे जैसे बच्चा समाज से जुड़ता जाएगा वैसे वैसे उसका भाषण कौशल विकसित होता जाएगा। अपने मनोभावों किसी के सामने प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने की सक्षम हो सके, अपनी बात को किसी के सामने कह सके कि उसको किस चीज की जरूरत है, उसकी फीलिंग्स, अपने इमोशन किसी को बता सके। मामीन सीधा से एग्जांपल है, किसी को प्रपोज करना, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जो भी आता है, तो अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना। अगर उसमें मौखिक, उसमें बोलने की कॉन्फिडेंस नहीं है, भाषण कौशल का विकास नहीं हुआ है, तो किसी को कुछ नहीं बोल सकता, बस अपने इमोशन को दबा लेगा, अपने मनोभाव को दबा लेगा। फिर आता है स्वागत, परिचय, धन्यवाद, बधाई आदि के लिए विशेषतः उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना। स्वागत, अपन किसी का स्वागत करते हैं तो गुस्से से बोलते हैं आइए, वेलकम है आपका, आइए, स्वागत है। धन्यवाद कर रहे हैं तो उसको एक सहज भाषा में, सरल भाषा में, मधुर शब्दों में बोला जाता है। ऐसे नहीं गुस्से में बोल दिया धन्यवाद, बधाई हो। तो जिस चीज के लिए अपन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, तो उन सबको ध्यान में रख के उचित भाषा का प्रयोग करना, वो होता है स्वागत, परिचय, धन्यवाद आदि शब्दों के विशेषता उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना। अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने का मतलब है, अगर हम कहीं फंक्शन में गए, किसी भी फंक्शन में गए जहाँ पे पार्टी चल रही हो, वहाँ पे जाके अपन क्या बोलेंगे, कैसे उन लोगों से मिलेंगे, कैसे उनके हाल चाल पूछेंगे, वो सारा। और किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके क्या बोलना है। अवसर के अनुकूल शादी में गए हैं तो क्या बोलना है, किन किन से कैसे मिलना है, वो सारा आना चाहिए। अगर किसी दुख की घड़ी में गए हैं तो वहाँ पे हमें क्या बोलना है, चुप कहाँ पे रहना है, क्या पूछना है, कैसे लोगों से मिलना है, तो वो अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। बोलने के संकोच को दूर करना, बच्चे के कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बोलने का संकोच अपने आप दूर हो जाए। अशुद्ध उच्चारण के कारण, कि बच्चा अशुद्ध उच्चारण कैसे क्यों करता है, क्या कारण है उसके पीछे। सामाजिक कारण, समाज में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोले कुछ और होते कुछ और है और बोले कुछ और जाते हैं। जैसे होता तो पंडित जी है, अपन बोलते हैं पंडित जी। और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पापा से कॉल पे बात करते हैं तो होता तो पापा जी है, बोलते हैं हाँ अब जी, जो भी है। सामाजिक कारण, जिन शब्दों का अपन बार बार जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वैसे अपन बोलने लग जाते हैं। फिर आता है भय आदि मनोवैज्ञानिक कारण। अगर आप में भय होगा, बोलने की क्षमता नहीं होगी, भय होगा तो आप किसी के सामने खुल के नहीं बोल पाओगे, हचकचाहट
जैसे होता है ना कि 5, 10, 15, 20 आपके सामने खड़े हैं, फिर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आपके बोल कुछ रहे हो, मुंह से निकल कुछ रहा है और आप कहना क्या ही चाहते हो और कह कुछ ही रहे हो, आपको पता ही नहीं होता उस वक्त क्या क्या बोले। वो होता है मनोवैज्ञानिक कारण, मतलब भय का होना, कॉन्फिडेंस का नहीं होना। शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण, शिक्षक जैसा मतलब कोई अध्यापक टीचर को बच्चों को सिखा रहा है बोलना, तो जैसा वो उच्चारण करेगा वैसे ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे। बोला जाता है कि हिंदी जैसी सुनी जाती है वैसी ही लिखी जाती है और जैसी सुनी जाती है वैसी ही बोली जाती है। हिंदी का लगभग सारे ही है। पर्यटन लाघव का कुछ मतलब ऐसे शब्द जिनको बोलने में कठिनाई होती हो, कठिन शब्द हो, तो उसको अपन शॉर्ट बना देते हैं कि वही पंडित जी वाला उदाहरण ले लीजिए। पंडित जी होता तो पंडित जी है, अपन बोलते हैं पंडित जी। तो किसी भी शब्द पे जोर ना देना, कठिन शब्द है तो उसको छोड़ देना, उसको शॉर्ट बना देना। फिर होता है ना बनकर बोलने का मतलब है अपने को खुद को अपन बोलना होता, तो अपना है बोलते हैं अपन का है, अपन ऐसे करेंगे, अपन वो करेंगे, वो होता है बनकर बोलना। तो इन शब्दों से, इन गलतियों से ही अशुद्ध उच्चारण होता है, यही अशुद्ध उच्चारण के कारण है। फिर अपना आता है अपने सुनना पढ़ लिया, बोलना पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन पढ़ना, पठन कौशल। ये अपना है 3 नंबर, ऊपर 2 नंबर, 2 अपने पढ़ लिए, सुनना पढ़ लिया, बोलना पढ़ लिया। इसमें इसका क्या मतलब है? लिखित सामग्री, अक्षरों और शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। लिखित सामग्री जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़कर जो समझ रहे हो कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका अर्थ क्या है। लिखित सामग्री अक्षरों और शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर, आप पढ़े हो, इस लिखे हुए को पढ़ पा रहे हो, वो है आपका पठन कौशल। आप पढ़ना जानते हो और उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो, वो होता है पठन कौशल। फिर होता है वाचन, ये नोट लगा के लिख लेना आप। वाचन में भाषा के केवल बाहरी रूप पर ही ध्यान रहता है, किंतु पठन में बाहरी रूप के साथ साथ उसका अर्थ समझना भी जरूरी है। वाचन में अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसका अर्थ समझ रहे हो, मगर आप किसी लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हो तो जरूरी है कि आप लिखे हुए को उसका अर्थ भी समझो। लिखी हुई चीज को पढ़ने का मतलब होता है उसका अर्थ जानना, उसके वो बोलना क्या चाहता है, किस वे में बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो लिखा गया है। कि वाचन में मतलब बोलने में तो भाषा के केवल बाहरी रूप पर ही ध्यान दिया जाता है, किंतु पठन में बाहरी रूप के साथ साथ उसका अर्थ समझना भी जरूरी है। अपन पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी जानना जरूरी है, अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब मीनिंग्स होने। अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के कुछ शब्दार्थ अगर हमें उसका अर्थ मालूम नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इस लाइन का अर्थ क्या है। संस्कृत के कुछ शब्द तो उसका अर्थ नहीं पता होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। फिर आता है पठन के माध्यम, चित्र पठन, बच्चे को चित्र दिखाकर और उसके नीचे कुछ शब्द लिख, जैसे आम का चित्र है, उसके नीचे लिख दिया आम। बच्चे को पढ़ना नहीं आता, थोड़ा कम पढ़ना आता हो तो आम को देख के तुक्का तो नहीं मारता, मतलब तुक्के के अनुसार वो पढ़ना सीख जाए धीरे धीरे कि आम शब्द है, उसकी पहचान हो जाती है कि आम ऐसे लिखा जाता है, आम ऐसे लिखा जाता है। तो जहां पे भी ऐसा शब्द देखेगा, ऐसा अक्षर देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि ये शब्द आम लिखा हुआ है, तो उसको चित्र दिखा के पढ़ा सकते हैं। शाब्दिक पठन, सामासिक पदों को समझकर उसका शाब्दिक अर्थ समझ लें। सामासिक पद होते हैं मतलब समास के कुछ शब्द, जैसे महाकवि है तो महाकवि कौन सा भी ले लो, मुंशी प्रेमचंद महाकवि, महान है जो कवि, उसका अर्थ समास का सामासिक शब्द है महाकवि। मुंशी प्रेमचंद महाकवि थे, तो उसमें शब्द वाक्य भी छोटा हो गया और सामासिक पद भी हो गया। तो बच्चा समझ के अगर उसका पठन कौशल अच्छा है तो समझ जाए कि मुंशी प्रेमचंद एक महान कवि थे। तो है कि सामासिक पदों को समझ उसका शाब्दिक अर्थ का ग्रहण करना। फिर है सृजनात्मक पठन, चित्रों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उस वाक्य पर एक कहानी लिखना। किन्हीं बच्चों को तो एक चित्र दिखा दिया कि ये झोंपड़ी है, इसके बाहर एक पेड़ है और यहां से गली ये रास्ता जा रहा है और इधर पक्षी उड़ रहे हैं। इसके नीचे कोई भी जानवर खड़े हैं 2-3, तो उसको इस तरह दिखा के बोल देंगे कि
इस चित्र के बारे में कुछ बताओ या उसकी स्टोरी, इस पे कुछ कहानी लिखो, कुछ वाक्य लिखो और कुछ बताओ, तो वो उस चित्र को देख के कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी उसकी। यहाँ ये एक झोंपड़ी है, एक रास्ता जा रहा है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, एक पेड़ के नीचे कुछ जीव जंतु आराम कर रहे हैं। तो चित्रों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उस वाक्य पर एक कहानी बनाना, वो होता है सृजनात्मक पठन। फिर रहता है पठन कौशल के प्रकार। पठन कौशल के प्रकार दो होते हैं, एक होता है सहस्वर पठन, दूसरा होता है मौन पठन। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। एक मिनट। सहस्वर पठन, पठन कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक सहस्वर पठन होता है, एक होता है मौन पठन। सहस्वर पठन होता है अपना जैसे कक्षा में करवाया जाता है, अध्यापक करवाते हैं, बुक पढ़ाते हैं बच्चों को बारी बारी, इसलिए करवाते हैं कि उनके सहस्वर, उनके स्वर, लय, ताल अच्छे से पढ़ पाए, उनका जान पाए कि कोई मतलब वीर रस का कोई भी कविता है तो उसको कैसे पढ़ना है, उसको जोर देके उसको पूरी चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, आपका भाव क्या होना चाहिए। और कोई दुख वाली कविता है, कोई दुखी है, कोई अपने बिछड़ाव की कुछ कविताएं होती है, तो उनके बारे में कोई बता रहा है, तो उस वक्त आपके मनोभाव क्या होने चाहिए, उस वक्त आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उस वक्त आप कितना जोर देके उस चीज को पढ़ोगे, वो होता है सहस्वर पठन। फिर आता है अपना मौन पठन। मौन पठन होता है चुप रहकर, साइलेंट रीडिंग। ये होता है लाउडली रीडिंग, वो होता है साइलेंट रीडिंग। चुप रहकर पढ़ना। आप अपन किसी भी चीज का रिवीजन करते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो मौन पठन होता है, और किसी भी चीज को किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, पढ़कर बता रहे हैं, तो उसमें सहस्वर पठन काम में लेता है। मौन पठन होता है चुप रहकर पढ़ना, अपने मन ही मन में पढ़ना, मौन पठन। फिर कक्षा तीन से सहस्वर पठन के साथ साथ मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। जरूरी है कि की जा सकती है। कक्षा 3 से सहस्वर पठन के साथ साथ मौन पठन मतलब बच्चों को बोला जाता नहीं, मैं एक अध्यापक पढ़ रहा है, वो बोलता है कि चलो मैं पढ़ रहा हूँ और आप उस जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे अंगुली टेक के रखोगे और साथ साथ में पढ़ते रहोगे। मैं कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त बच्चा मौन रीडिंग कर रहा होता है, साइलेंट रीडिंग कर रहा होता है, उसमें पेन रखता है, धीरे धीरे जितना जहाँ टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पढ़ रहा भी होता है, वो ध्यान भी रख रहा होता है, वो सुन भी पा रहा है, उसका अर्थ भी ग्रहण कर पा रहा है। फिर कक्षा 6 से मौन पठन पर सहस्वर पठन की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए। कक्षा 6 से मौन पठन पर सहस्वर पठन की अपेक्षा, कक्षा 6 से सहस्वर पठन को छोड़कर, मतलब लाउड रीडिंग को छोड़कर मौन पठन जो साइलेंट रीडिंग होती है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। माना जाए तो वाइगोस्टी है ना, अपने साइकोलॉजिस्ट है, भाषा वैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा है कि 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसे अपन मौन वचन मतलब मौन पठन उसको सिखाया जा सकता है, उसे सिखाया जाना चाहिए। 6 साल की उम्र में मौन पठन की शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। फिर अपन चलते हैं, लास्ट है अपना ये लिखना, मतलब लेखन कौशल मतलब लिखना, उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना व दर्शाना लेखन कहलाता है। जो ये लिखा हुआ है, ये लेखन कौशल में लिखा हुआ है, उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में दर्शाना। मैं जो बोल रहा हूँ उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में, अब मैं यही बोल रहा हूँ, यही लिखा हुआ है, इनको एक प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, एक लिपि के रूप में दर्शाया गया है। ये भाषा के चिन्ह है, भाषा की लिपि है, जिस लिपि में उसको दर्शाया जाता है वो होते हैं उस भाषा के चिन्ह। अर्थात भाषा को लिपिबद्ध करना, भाषा को समझाना कैसे लिखी जाती है, उन चिन्हों के माध्यम से, उन अक्षरों के माध्यम से बोली हुई चीज को लिखना। छोटे छोटे वर्णों से सरल शब्दों का ज्ञान, सरल शब्दों से सरल वाक्यों का ज्ञान लिखना। कि लिखना कैसे सिखाया जाए, पहले छोटे छोटे वर्ण लिखने सिखाया जाए, फिर उनसे सरल शब्दों का ज्ञान। पहले छोटे वर्ण, मतलब पहले वर्ण बताए जाए, फिर सरल शब्दों का ज्ञान, फिर सरल शब्द कि उन वर्णों को जोड़ के कैसे बनेंगे। जैसे होता है, ये होता है अपना पा, ये अपना वर्ण हो गया, फिर इनको जोड़ेंगे
इनको जोड़ के क्या होगा, एक शब्द बन जाएगा पापा। फिर सरल शब्दों से सरल वाक्यों का, ये सरल शब्द है, इनसे क्या बनेगा, मेरे पापा अच्छे हैं। तो पहले क्या हुआ, छोटे वर्णों का ज्ञान, फिर सरल शब्दों का ज्ञान, सरल शब्दों से सरल वाक्यों का ज्ञान। फिर अपन देखते हैं लेखन की विधियां, कि लेखन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं, लेखन किन किन विधियों से सिखाया जा सकता है। श्रुति लेखन विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, शब्द विधि। श्रुति लेखन, अध्यापक बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, उनको सुनकर लिखना, वो होता है श्रुति लेखन। स्वतंत्र अनुकरण विधि, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप उसको देखकर लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, वो होता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। फिर एक होता है अपना रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि जो अपन जब बच्चे होते हैं तो ऐसे ऐसे करके जो आते हैं ना, रूपरेखा बनी होती है ऐसे, बच्चा उसको उसके ऊपर पेन या पेंसिल से उसको पूरा का पूरा ये जो डैश डैश जैसा होता है इनको पूरा को मिला देता है, ये होता है रूपरेखा विधि। किसी भी अक्षर की, किसी भी शब्द की रूपरेखा बनी होती है, उसके ऊपर पेन को घुमाकर उसको पूरा का पूरा डार्क करना, वो रूपरेखा विधि के अंदर। स्वतंत्र अनुकरण, किसी भी चीज को, किसी भी शब्दों को सुनकर, देखकर, लिखे हुए को देखकर उनको उतारना, कॉपी करना, स्वतंत्र अनुकरण विधि। शब्द विधि, शब्दों के, बोले गए शब्दों के या शब्दों अपने दिमाग से शब्द बना के, वाक्य बना के लिखना, शब्द विधि। लेखन में त्रुटियों के कारण, लिखने में त्रुटियां क्यों होती है, किस वजह से होती है, उनके कारण क्या है, वो असावधानी पूर्वक लेखन, सावधान ना रहकर, एक्टिव ना रहकर, टीचर बोल कुछ रहा है, बच्चा लिख कुछ रहा है, बोर्ड पे लिखाया कुछ गया है, लिख कुछ रहे हैं, जैसे वो सब होते हैं, मतलब अखबार, लकड़ी शब्द है, लकड़ी, अखबार पढ़ते हैं, होता है नहीं, लकड़ी से भरी गाड़ी जब्त, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है कि लकड़ी से, लड़की से भरी गाड़ी जब्त। वैसे लिखने में होता है, लड़की को लकड़ी, लकड़ी लिखना, फिर लकड़ी को, एक मिनट सॉरी गलत लिख दिया, लकड़ी को लड़की, लकड़ी को लड़की लिखना और लड़की को लकड़ी लिखना। जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो भी निकल जाता है और लिखते हैं तो भी लिखा जाता है। फिर आता है छात्रों द्वारा की गई गलतियों पर शिक्षक का ध्यान न देना। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं लिखने में और टीचर उनकी नोटबुक चेक कर रहा है, वो जल्दी जल्दी टिक मार के सिग्नेचर करके बच्चों को नोटबुक दे देता है, गलतियां नहीं निकालता, उनकी संशोधन नहीं करता, उन्हें नहीं बताता कि बेटा ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। जैसे शिक्षक शब्द है, बच्चे को लिखना दिया कि चलो शिक्षक पे लिख लो, तो वो शिक्षक शब्द में शिक्षक, ये भी शिक्षक है, ये भी शिक्षक है, पर इनका अर्थ, इनमें मात्राएं अलग अलग है। अगर जब तक बच्चे को नहीं बताया जाएगा कि शिक्षक में ई की मात्रा छोटी आती है, अगर उसकी गलतियों का संशोधन नहीं कर दिया जाएगा तो वैसे ही लिखना लग जाएगा और वैसे लिखता रहेगा। फिर होता है अशुद्ध उच्चारण। अध्यापक अगर गलत बोल रहे हैं तो बच्चा जैसा सुनेगा, जैसा बोलेगा, हिंदी जैसी सुनी जाती है वैसी ही बोली जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। जैसे अपन बोलेंगे जिन शब्दों को वैसा ही लिखेंगे। तो लेखन सुधार के ध्यान में रखने योग्य बातें, लेखन को सुधार करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो अपन पढ़ते हैं। छात्रों को सुलेख, श्रुतिलेख लिखवाया जाए। सुलेख, अपन जब बच्चे होते हैं तो स्कूल में अपन को हमें जो डाल के दिया जाता है ना लेख, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए सुलेख, कि बच्चा अच्छे से लिख पाए। अपन एक लाइन लिख देते हैं, उसके नीचे नीचे हम लिख के लेके जाते हैं कि राम आम खाता है, पाप करना गलत है, पाप करना गलत है, राम आम खाता है, गाय हमारी माता है। वो जो अपन नोटबुक में सर लिख के देते, फिर अपन को उनको पूरे पेज में एक एक लाइन में वही वो सेंटेंस लिख के लेके जाते हैं। वो होता है सुलेख। श्रुतिलेख, सुन के लिखना, मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो होता है श्रुतिलेख में। तो अच्छे से बोलेंगे तो अच्छे से बच्चा लिखेगा, जो सुनेगा वही लिखेगा। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाए। शुद्ध उच्चारण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण उनको बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, और कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोल ही नहीं पाते।
हिंदी के कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अच्छे से बोल नहीं पाते, तो उनका अच्छे से अभ्यास करवाया जाए ताकि बच्चा वो शब्द अच्छे से लिखे। सावधानी पूर्वक और धैर्य के साथ लिखने को कहा जाए। सावधानी पूर्वक मतलब आराम से लिखने को कहा जाए, जल्दबाजी नहीं की जाए ताकि छोटी मोटी मात्रा और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी आए। फिर प्राथमिक स्तर तक लेखन सुधार हो जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5वीं तक। अगर 1 से 5वीं तक आपका लेखन सुधार नहीं हुआ है तो चांस बनते हैं कि आपका लेखन सुधार आगे नहीं होगा। जैसे मेरा नहीं हुआ वैसे ही आपका भी नहीं होगा। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक बच्चे को सुलेख की एक अलग नोटबुक होती है, श्रुति लेख की अलग नोटबुक होती है। मतलब उनको सुलेख श्रुति लेख इसलिए लिखवाए जाते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग सुधर सके, वो अच्छे से लिखना सीख सके। तो प्राथमिक स्तर तक लेखन सुधार हो जाना चाहिए। उसके बाद लेखन सुधार की नो चांसेस। तो आज हमने पढ़ा अनुकरण, वो भाषा अर्जन किन किन चरणों में की जाती है, भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल कैसे विकसित किए जा सकते हैं, भाषा कौशल में कमी किस वजह से रह जाती है, उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है, कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। और आज शाम को जो सीडीपी क्लास आ रही थी वो आएगी आपकी 8 बजे, और पेडागोजी की क्लास आपको सुबह मिलेगी और सीडीपी क्लास आपको शाम को मिलेगी। जैसे ही अपना ये भाषा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आज शाम को वर्दी और विकास की लास्ट क्लास है, फिर कल उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं कल आज शाम को, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।